हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर यू में वेलकम है। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर 13 जो कि है अमाइन। तो अमाइन होता क्या है मेनली, सबसे पहले ये देख लेते हैं। अमाइन होता है जैसे कि आपका नाइट्रोजन, ये आपने अमोनिया तो आई थिंक 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है ना, कि NH3 यहाँ पर इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका एक ये लोन पेयर बना लेता है। ठीक है, बट आपको क्या करना है कि यहाँ से इन वाले हाइड्रोजन को हटाकर इनकी जगह पर रखना है अल्काइल ग्रुप। ठीक है, क्या रखना है? अल्काइल ग्रुप रख लेना है, यानी कि CH3 या जो भी आप C2H5 जो भी रखना चाहते हैं। तो आप अगर यहाँ पर ये रख लेते हैं, ये बन जाते हैं अमाइंस। आप यहाँ पर अल्काइल ग्रुप भी रख सकते हैं, अराइल ग्रुप भी रख सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं अमाइंस। ठीक है, अब ये जो अमाइंस हैं किस किस तरीके से होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, यानी कि हमने एक हाइड्रोजन को हटाया, उसकी जगह पर एक CH3 ग्रुप डाल दिया। यहाँ पर हमने CH3 की जगह पर एक बेंजीन रिंग अटैच करी है। यहाँ पर हमने 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिए, यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप, यानी कि तीनों ही हाइड्रोजन की जगह पर मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिए हैं। तो इस तरीके से ये डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। देन इसके बाद बात आती है कि स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस होता कैसा है। इसका जो स्ट्रक्चर है ये आप देख पा रहे हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है, यानी कि बीच में नाइट्रोजन है। देन एक हाइड्रोजन हमने हटाया था, उसकी जगह पर हमने रखा CH3। देन दूसरा हाइड्रोजन वहाँ से हटाया, वहाँ पर रखा CH3। देन फिर से एक हाइड्रोजन हटाया था, देन वहाँ पर रख दिया CH3। और इसके पास एक क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर कंटेन करते हैं। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है क्या, टेट्राहेड्रल। कैसा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जब आप इसको ऐसे करके ड्रॉ करेंगे तो ये ना कुछ ऐसे करके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, और ये टेट्राहेड्रल बाई पिरामिडल करके होता है इसका स्ट्रक्चर। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर हो गया, और इसके एंगल भी यहाँ पर दे रखे। जब टेट्राहेड्रल होता है ना, तो उसका एंगल 109.5 डिग्री समथिंग होता है। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर दे रखा है कि जो आपका C और H के बीच में बॉन्ड होगा वो कितना होगा, 109.5, और यहाँ पर जो है 108, जो ट्राईमेथाइलामाइड के बीच में स्ट्रक्चर यानी कि जो बॉन्ड है वो इतना होगा। ठीक है, एंगल। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, यानी कि देखो इन दोनों के बीच में जो एंगल है 108 यहाँ पर आपको शो कर रखा है। क्लियर? तो ये तो हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर कैसा था, पिरामिडल, और इसकी शेप यानी कि जो इसका शेप है, स्ट्रक्चर है, वो क्या है, पिरामिडल है। देन इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मेनली यहाँ पर इस बार देखो, NH3 आपको पता है अमोनिया होता है, बट जब यहाँ पर एक हाइड्रोजन हट के एक R ग्रुप चढ़ जाए, याद रखना कि इसमें जो प्राइमरी सेकेंडरी वो किस तरीके से लेते हैं हम। सपोज यहाँ पर NH2 है, ठीक है, क्या है, NH2 है, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप जुड़ रहा है। जब आपको प्राइमरी सेकेंडरी की बात की जाती थी पिछले चैप्टर्स में, तब आपको बोला जाता था कि OH, जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे दूँ, CH3OH, यानी कि आपको अगर इसकी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, तो आप कैसे देखते थे कि OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा है। अगर वो एक कार्बन के साथ जुड़ा है या फिर एक से भी नहीं जुड़ा है तो हम उसे प्राइमरी बोलते थे। देन अगर ये यहाँ पर 2 कार्बन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये वाला 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसे हम बोल देते थे सेकेंडरी। बट जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है, अगर यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप जुड़ रहे हैं इस कार्बन से, तो हम बोल देते थे टर्सरी। बट यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट है, किसके केस में, अमाइन के केस में। यहाँ पर आपको याद रखना है, ये नाइट्रोजन, ये जो है नाइट्रोजन जितने कार्बन के साथ जुड़ा है उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। सपोज यहाँ पर ये नाइट्रोजन एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी। सपोज यहाँ पर ये नाइट्रोजन 2 CH3 ग्रुप के साथ जुड़ जाए, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ये नाइट्रोजन 2 CH3 यानी कि 2 कार्बन चेन के साथ जुड़े हुए हैं, 2 अल्काइल ग्रुप है या फिर अराइल ग्रुप, कुछ भी हो सकते हैं, तो ये 2 के साथ जुड़े हैं, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी। बट जब ये 3 के साथ जुड़े होते हैं इसे बोलते हैं टर्सरी, यानी कि नाइट्रोजन डायरेक्टली जिससे जुड़ा है, ठीक है, उससे हमें पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक R है, किससे जुड़ रहा है, डायरेक्ट ही नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, तो हम कहेंगे प्राइमरी। और एक भी नहीं जुड़ रहा होगा तो भी हम इसे प्राइमरी कहेंगे। बट अगर 2 R ग्रुप नाइट्रोजन के साथ जुड़े हैं तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी। देन जब 3 जुड़े हुए होंगे इसे कहेंगे टर्सरी। क्लियर? देन इसके बाद है आपका नोमेनकल्चर। नोमेनकल्चर यानी कि किस तरीके से हम इसको इसकी नेमिंग कर सकते हैं।
नेमिंग कैसे करोगे, देखो यहीं से मैं स्टार्ट कर देती हूँ आपको बताना। जो फर्स्टली है यानी देखो ये अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है NH2 और पीछे क्या है CH3 CH2, तो इसको नंबरिंग 1 देंगे 1 2। कौन सी कार्बन चेन है, यानी कि मीथेन इथेन है, यानी कि ये जो है हमारा क्या इथाइल अमाइड क्यों बोला, क्योंकि ऐसा एक तो हमारी ब्रांच हो जाती है और एक क्या हो जाती है, एक नॉर्मल चेन होती है, मेन चेन होती है, ठीक है। इसलिए हम इसको इथेन अमाइड भी कह सकते हैं, इथेन 1 अमाइड भी कह सकते हैं, IUPAC से नेमिंग, ठीक है। देन सेकेंड में क्या है मीथेन इथेन प्रोप, यानी कि ऐसे नंबरिंग दोगे 1 2 3। आप इसको दे सकते हो नाम क्या, प्रोपेन 1 अमाइन या फिर प्रोपेन अमाइन भी कह सकते हो आप इसको। देन सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में है कि यहाँ पर CH3 देखो, यहाँ पर सेकेंड नंबर पे NH2 ग्रुप जुड़ा है। अब क्या करना है, हमें इसको कम से कम नंबरिंग देनी पड़ेगी, किसको, अमाइन ग्रुप को, यानी कि 1 2 3, यानी कि दोनों ही साइड से इसको नंबरिंग 2 मिल रही है ना, किसको, NH2 ग्रुप को। जब इसको 2 नंबरिंग मिल रही है तो हम इसका पहले तो नाम लिख लेंगे किसका, प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और 2 पे कौन है, 2 पे है अमाइन, क्लियर, तो ये इसका नेम हो जाएगा। देन वैसे ही यहाँ पर आप देखो ये कुछ इस तरीके से है, ये हमारी मेन चेन है, ये हमारी ब्रांच है, ठीक है। अब ये मिथाइल ग्रुप, यानी कि मैंने बताया जैसे हम ईथर में कर रहे थे ना पिछले चैप्टर में, वैसे ही आपको यहाँ पर करना है, जैसे उसमें करते थे मिथॉक्सी, जो छोटा होता था मिथॉक्सी इथेन, क्योंकि जो छोटी चेन होती थी उसे एज अ ब्रांच लेकर चलते थे, जो बड़ी होती थी उसे मेन चेन लेकर चलते थे, वैसे ही यहाँ पर करना है। यानी कि जो CH3 है ये हमारी एज अ ब्रांच है, कहाँ पर जुड़ी है, नाइट्रोजन के ऊपर जुड़ी, यानी कि इसे नंबर देंगे 1 2, ये 1 पे जुड़ रहा है, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे, नाइट्रोमिथाइल, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ही मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो N मिथाइल के बाद फिर ये क्या है, ये इथेन है, क्योंकि मेन चेन है इथेन, फिर अमाइन, ठीक है। देन ऐसे ही इसको करेंगे, इसमें मेन चेन ढूंढो, मेन चेन क्या होगी इसकी, इसमें तो मेन चेन कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर तो ये मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप, यानी कि 3 यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ रहे हैं। हम किसी भी एक को मेन चेन ले लेते हैं, देन बाकी 2 ऐसा ब्रांच जुड़े हुए होंगे, तो NN यानी कि एक मिथाइल ग्रुप और दूसरा मिथाइल ग्रुप कहाँ जुड़ रहे हैं, N के पास, इसलिए NN डाई क्यों लिखा, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है, NN डाई मिथाइल, फिर मिथेन और अमाइन, समझ आया। देन इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, कोई एक मेन चेन ले लो, सपोज हमने ये एक मेन चेन ले ली क्योंकि बड़ी है, बाकी दोनों क्या है ब्रांच पे, दोनों ही कहाँ जुड़ रहे हैं, N के ऊपर, लिखेंगे NN, कौन से ग्रुप जुड़े हैं, इथाइल ग्रुप, यानी कि डाई इथाइल, क्योंकि 2 थे, डाई इथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन क्यों लिखा, क्योंकि 4 कार्बन थे, ब्यूटेन 1 अमाइन, क्लियर। देन इसके बाद ये सेकेंड है, यहाँ पर देखो इसको नंबरिंग दोगे 1, देन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से ज़्यादा प्रेफरेंस हम अमाइन ग्रुप को देंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। नाम क्या होगा, पहले तो इन 3 कार्बन का नाम लिखोगे, क्या लिखोगे, प्रॉप, 2 पे कौन है, इन है, देन 1 अमाइन, क्योंकि 1 पे अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है। देन इसके बाद आपका ये वाला आ जाता है, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है ये 6 जुड़े हुए हैं, देन ये यानी कि 6, यानी कैसे लिखेंगे इसको, NH2, बीच में है CH2 एक, फिर से CH2, फिर से CH2, फिर से CH2, और यानी कि कितने CH2 हैं, 6 CH2 हैं, CH2 और 6 CH2 और NH2, ठीक है। इस तरीके से ये यानी कि 6 होंगे ये NH2 ग्रुप, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो उसको नंबरिंग दो, कहीं से भी दे लो, क्योंकि इसको 1 मिलेगा, इसको भी 1 मिलेगा, दोनों सेम से नंबर मिलेंगे, इसको 1 और इसको 6, इधर से करोगे तो इसको 1 और इसको 6 मिल जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 6 है ना। तो पहले लिखेंगे हेक्सेन 1 6 डाई अमाइन, क्यों, क्योंकि 2 अमाइन ग्रुप हैं जो कि 1 और 6 पे जुड़े हुए हैं। देन उसके बाद जब ये NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाता है, इसे हम बोलते हैं एनिलीन, और इसको हम बेंजीन अमाइन भी कह सकते हैं, या फिर अमीनो बेंजीन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। देन जब ये NH2 ये जो इसके साथ एक ये जुड़ गया, नंबरिंग तो यहीं से देंगे हम इसको कि 1 और 2, हम इसको 2 मिथाइल एनिलीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। 2 मिथाइल एनिलीन क्यों, क्योंकि इसको एनिलीन कहते हैं और ये 2 पे मिथाइल ग्रुप है, इसका नाम हो जाएगा क्या, 4 ब्रोमो, है ना, 4 ब्रोमो एनिलीन, या फिर 4 ब्रोमो एनिलीन कहोगे, या फिर कहोगे 4 ब्रोमो बेंजीनामाइड, ठीक है।
क्योंकि बेंजीन अमाइड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको अमाइड ग्रुप कहते हैं ना, अमाइन, बेंजीन अमाइन ये भी कह सकते हो, या फिर 4 ब्रोमो एनिलीन भी कह सकते हो, जो आपको ठीक लगे आप इसको कह सकते हो। देन ये लास्ट क्या है, लास्ट ये है कि इस यानी कि ऐसे बेंजीन बना हुआ है आपका, और ये जो बेंजीन है ना ऐसे करके, इसके ऊपर एक नाइट्रोजन ग्रुप है, और इस नाइट्रोजन ग्रुप के ऊपर एक CH3 है, देन दूसरा भी CH3 है। अब देखो मेन चेन कौन सी होगी, बड़ी वाली यानी कि बेंजीन वाली मेन चेन होगी, और ये दोनों ब्रांच पे हैं, ठीक है। कहाँ पर ब्रांच लग रही है, नाइट्रोजन के ऊपर, इसलिए NN डाईमिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है, NN डाईमिथाइल बेंजीन अमाइन, ठीक है। ये हो गया इसका नेम। देन इसके बाद क्या है, इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, कि अमाइन बनेगा कैसे। तो यहाँ पर आप मेनली याद रखो प्रिपरेशन ऑफ अमाइन के लिए क्या याद रखोगे, कि यहाँ पर जब भी आप H2 और प्लैटिनम के साथ, या फिर आप यहाँ पर ले सकते हो, यानी क्योंकि देखो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट आपको लेना है, तो LiAlH2 LiAlH2 ये मोर मतलब बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब भी हम LiAl और H2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, जब हम इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, ये हमें 4 हाइड्रोजन गिव करता है। कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन गिव करता है। और ये 4 हाइड्रोजन कहाँ अटैच होंगे, यानी कि ये आपका एक नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पर नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और एक ये ऑक्सीजन, जो इसने 4 हाइड्रोजन गिव करे, ये 4 हाइड्रोजन कहाँ पर अटैच होंगे, पहले 2 हाइड्रोजन तो इस नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे, और दूसरे 2 हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के पास, यानी कि जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है ना उसके दोनों साइड में ये 2-2 हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ से क्या होता है, वाटर बाहर हो जाता है। वाटर बाहर हुआ तो क्या हो जाएगा, H2O। एक सेकेंड, हमें यहाँ पर जो है 2 मोल्स ऑफ वाटर को बाहर कर देंगे, ताकि क्योंकि आपको पता है हमें यहाँ पर मेन प्रोडक्ट चाहिए एनिलीन, ठीक है। तो 2 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ से बाहर हो जाएंगे, देन NH2 यानी कि एनिलीन आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पर टिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इनका भी यूज़ कर सकते हैं। एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ये काम करते हैं, ये भी यहाँ पर 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद है अमीनोलेसिस। अमीनोलेसिस क्या होता है, एज अ अमाइन बनाने के लिए, अमीनोलेसिस अमाइन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखो ये हमारा अमाइन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं क्योंकि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहे हैं, और RX यानी कि हेलो अल्केन है ये हमारा, इसमें ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और ये इसको, देन इस तरीके से पूरा प्रोडक्ट ऐड हो जाता है, इसे बोलते हैं अमोनियम सॉल्ट, क्लियर। देन इसके बाद आपकी ये रिएक्शन ये तो आप कर लोगे। देन इसके बाद आ जाता है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स आपके क्या होते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स में आपको फिर से किसके साथ रिएक्शन करवानी है, LiAlH4 के साथ, और मैंने बताया था जब इस तरीके की कंडीशन होती है इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये मोर रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी जब भी आपको बोले ना रिड्यूस करना है, रिडक्शन करना है, तो आप LiAlH4 का यूज़ करो, बहुत बढ़िया से रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप इसका यूज़ करोगे तो मैंने आपको बताया था कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन गिव करते हैं ये 4 हाइड्रोजन। एक सेकेंड, ऐसे करके आप इसको लिखोगे, आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे हाइड्रोजन लिखोगे, और यहाँ पर लिख दोगे कैसे 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन ये गिव करते हैं। पहले 2 हाइड्रोजन यहाँ पर चले जाएंगे और दूसरे 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे, और इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के पास कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास, और ये आपके नाइट्राइल के रिएक्शन कंप्लीट। देन इसके बाद है रिडक्शन ऑफ अमाइड। इसमें क्या होता है कि ये जो आपने लिया हुआ है ये अमाइड है आपका, इसमें फिर से क्या होगा, LiAlH4 यानी कि फिर से 4 हाइड्रोजन क्या करेंगे, गिव्स करेंगे। 4 हाइड्रोजन जब गिव करेंगे, किसे गिव करेंगे, 2 हाइड्रोजन तो इस कार्बन के पास आएंगे, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास आएंगे, ठीक है। और यहाँ से जो है वाटर बाहर हो जाएगा, कैसे, यानी कि RCONH2 यहाँ पर इस तरीके से होगा। देन 2 हाइड्रोजन यहाँ मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ मिलेंगे, और यहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा, यानी कि H2O बाहर चला गया। बचा क्या, बचा यहाँ पर ओनली RCH2,
क्योंकि देखो ये वाला CH2 जो था ये पूरा कंबाइन हो जाएगा, बॉन्ड तो हट जाएगा क्योंकि जैसे इस पे चीज़ें ऐड हुई तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बट यहाँ से वाटर भी आपको बाहर निकालना है। देन NH2 यहाँ पर जो है जुड़ जाएगा, ये आपका बन जाएगा अमाइड। क्लियर? तो ये बन गई आपके रिएक्शन। देन इसके बाद क्या है नेक्स्ट, गैब्रल थैलेमाइड रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन में भी पूछी जाती है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो है थैलेमाइड, इसको कहते हैं थैलेमाइड। जब बेंजीन के साथ COO और ये NH जो है एक साथ जुड़ा हुआ होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि थैलेमाइड होता क्या है। थैलेमाइड की रिएक्शन जब KOH के साथ करवाओगे, KOH के साथ जब ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये जो K है ये तो यहाँ पर अटैक हो जाएगा हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ से H और OH यानी कि वाटर जो है बाहर चला जाएगा। और देखो यहाँ पर आप देख रहे हो N और K जुड़ गए और वाटर बाहर। देन फिर से इसके रिएक्शन करवाओगे RX के साथ यानी कि हेलो अल्केन्स के साथ। जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है आपका K और X, ये K और X बाहर हो जाएगा और ये सॉल्ट यानी कि बाहर निकल गया, और N और R जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा नाइट्रो अल्काइल थैलेमाइड अमाइड। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। देन इसके बाद ये जो आपका प्रोडक्ट बना था लास्ट में, ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की आप रिएक्शन करवाओगे फिर से NaOH यानी कि बेस के साथ एक्वस मीडियम में। तो क्या होगा, यहाँ से ये होगा कि जो ये ना, ये हमें 2 मोल्स ऑफ लेना है। क्या लेना है? 2 मोल्स ऑफ लेना है। 2 मोल्स ऑफ लोगे देन यहाँ से आपको RnH2 यानी कि देखो एक सेकंड मैं आपको ये दोबारा बताती हूँ। यहाँ से क्या होता है, NaOH एक आपका लिखा हुआ है NaOH यानी कि 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो R, और यहाँ से जो ये जो आपके N है, एक सेकेंड, यहाँ से जो आपका ये है, जो आपका यहाँ पर N है N, और ये 2 हाइड्रोजन ऐसे करके ये जो है बाहर हो जाते हैं NH2 ये, और साथ में आपका R भी बाहर निकल जाएगा। और जो NaO है, क्या NaO जो आपके बचे रह गए 2, ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे यानी कि ONa और ONa, और ये सारा चीज़ें बाहर। ये बन गई आपके क्या, गैब्रल थैलेमाइड रिएक्शन। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। थैलेमाइड की रिएक्शन है KOH से करवाओगे यानी कि यहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा और N और K जुड़ जाएंगे। देन इसकी रिएक्शन हेलो अल्केन के साथ करवाओगे तो क्या हो जाएगा, KX बाहर हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी। इसकी रिएक्शन दोबारा से बेस के साथ करवाओगे और 2 मोल्स ऑफ बेस के साथ करवाओगे यानी कि ये R और N और 2H यहाँ से बाहर हो जाएंगे, और NaOH जो 2 मोल्स ऑफ बच गए ये इस कार्बन के साथ NaO और एक इस वाले कार्बन के साथ ONa जुड़ जाएंगे, और ये आपका बन जाएगा लास्ट प्रोडक्ट। ठीक है, देन इसके बाद है क्या, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि इस रिएक्शन में मेनली आप जब इसके रिएक्शन ब्रोमीन के साथ +4 NaOH के साथ करवाते हो तो यहाँ से ये वाली चीज़ें और ये सारी चीज़ें ही बाहर निकल जाती हैं, सिर्फ NH2 बन जाता है यानी कि अमाइन बन जाता है यहाँ पर, और बाकी सारी चीज़ें ही साइड प्रोडक्ट में निकल जाती हैं। ये है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद आपके आ जाती है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप यहाँ से कुछ याद रख लो कि जो लोएस्ट एलिफैटिक अमाइड होते हैं यानी कि छोटे वाले, जैसे कि CH3 के साथ NH2 ग्रुप जुड़ गया, यानी कि जो छोटे वाले स्टार्टिंग के 3-4 होते हैं, जैसे मिथेनामाइन हो गया और जो आपका इथेनामाइन हो गया, ये जो स्टार्टिंग वाले हैं ना 2-3, वो कैसे होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं, और जो इसकी ऑर्डर होती है ना फिसी ऑर्डर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बेकार सी इसकी स्मेल होती है। तो जो स्टार्टिंग वाले हैं छोटे वाले एलिमेंट्स हैं, लोएस्ट एलिफैटिक एलिमेंट है अमाइन है, लोएस्ट एलिफैटिक अमाइन है, ये सारे गैसियस फॉर्म में होते हैं, और इनकी स्मेल कैसी होती है, फिसी ऑर्डर होती है, फिश जैसी स्मेल होती है। और जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता चला जाता है, 3 से ज़्यादा कार्बन इसमें अटैच हो जाते हैं, तो ये आपको या तो लिक्विड या तो सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। और ये ना जितने भी आपके एनिलीन हैं या फिर अदर एराइल अमाइड्स हैं, एराइल यानी कि बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हुए वाले,
ये कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। बट अगर ये एटमॉस्फेयर के साथ ऑक्सीडेशन कर लेते हैं तो ये आपको कलर्ड शो होते हैं। वैसे तो कलरलेस होते हैं बट ऑक्सीडेशन करने के बाद ये कलर्ड शो करते हैं खुद को, ठीक है। और ये जो स्टार्टिंग वाले छोटे वाले लोएस्ट एलिफेटिक अमाइड है ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर टेंडेंसी होती है वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की। बट जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता चला जाता है तो ये वाटर में सॉल्युबिलिटी इनके डिक्रीज होती चली जाती है, फिर ये वाटर में अच्छे से सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। तो इस तरीके से फिर ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे तो कहाँ सॉल्युबल होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लाइक अल्कोहल, बेंजीन, इन सब चीज़ों में ये क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका ये कि सॉल्युबिलिटी क्या है इसकी। प्राइमरी ज़्यादा सॉल्युबल होंगे, सेकेंडरी कम, टर्सरी बहुत कम सॉल्युबल होंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन में आप रिएक्शन करवाओगे। पहला है बेसिक करैक्टर ऑफ एमाइड। अच्छा, बेसिक करैक्टर के लिए आपको याद रखना पड़ेगा इनका बेसिक करैक्टर जो है, बेसिक करैक्टर सबसे पहले आप याद रखोगे सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब ज़्यादा बेसिक होता है। देन उसके बाद बात करते हैं थर्ड, टर्सरी ज़्यादा बेसिक होता है, देन प्राइमरी। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। और ये ऑर्डर कब है? ये जब ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मली गैसियस फॉर्म में, यही आप इसका ऑर्डर याद रखोगे बेसिक के लिए, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपका आ जाता है, सॉरी, ये जो आपका ऑर्डर है ये एक्वस के लिए है, सेकेंडरी, टर्सरी और प्राइमरी। यानी कि सेकेंडरी वाला ज़्यादा बेसिक होगा, देन उसके बाद बात करेंगे टर्सरी की, देन उसके बाद प्राइमरी। इस तरीके से इनका ऑर्डर होता है। और ये आप कर सकते हो इस रिएक्शन को, कुछ नहीं है इसमें, सारी चीज़ें एक साथ ही ऐड हो जाएंगी, कुछ भी चीज़ें बाहर नहीं निकलेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देन इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पर? इसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ना है ये जो ऑर्डर किस तरीके से इनका सॉल्युबिलिटी का, ये तो आपको पता चल जाएगा। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये भी आप कर सकते हो, रेजोनेंस। रेजोनेंस के बाद क्या है? अल्काइलेशन और एसाइलेशन। अल्काइलेशन क्या था? आपको पिछले चैप्टर में भी बताया गया था। जब आप CH3Cl की रिएक्शन करवाते हो, यानी कि उसे कहते हैं अल्काइलेशन। ये जो है एनहाइड्रस Cl3 की प्रेजेंस में होती है। और एसाइलेशन में क्या होता है? एसाइलेशन में रिएक्शन करवाते हैं CH3COCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। यानी कि अमाइन की रिएक्शन आप इसके साथ करवा दोगे। ये क्या है? ये है आपका रिएजेंट जिसके साथ आप अल्काइलेशन में रिएक्शन करवाते हो। देन बेस के साथ आप इसके रिएक्शन करवाओगे, आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा लास्ट वाला। यानी कि यहाँ से जो है पिछले वाले से H और इस वाले से HCl रिलीज हो जाएगा और ये आपका एक क्या मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? देन इसके बाद है आपका अल्काइलेशन। अल्काइलेशन के बाद है कार्बोलामाइन रिएक्शन। ये आपके इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन एग्जाम में भी पूछी जाती है, इम्पॉर्टेंट लिख लो इसमें। जो कार्बोलामाइन रिएक्शन है, इस रिएक्शन में मेनली क्या होता है कि आप जो है अमाइन की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ? CHCl3 के साथ। तो जब यहाँ पर ये रिएक्शन होती है 3KOH के साथ, जब हम इसे हीट करते हैं ना, तो क्या होता है कि जो 3Cl हैं वो 3KH के साथ बाहर निकल जाते हैं, यानी कि 3KCl, और साथ में यहाँ से 3 मोल्स ऑफ वाटर भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या? यहाँ पर ओनली R, N और C, ये चीज़ें बच जाती हैं और बाकी सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। ये है कार्बोलामाइन रिएक्शन। यानी कि आपको यहाँ पर RCN बनाना है ओनली और बाकी सारी चीज़ें साइड प्रोडक्ट में चली जाएंगी। देन इसके बाद है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड में क्या होता है? नाइट्रस एसिड रिएक्शन में यानी कि अमाइन की रिएक्शन आप HNO2 के साथ करवाते हो। और HNO2 किस तरीके से डिवाइड होते हैं? इधर रखोगे आप H, देन इधर रखोगे आप N के नीचे N और इसके नीचे O, यानी कि O2, ठीक है। तो आप इस तरीके से, यानी सॉरी एक सेकेंड, आपको क्या करना है? पहले तो आप इसे डिवाइड किस तरीके से करोगे? किसको? HNO2 को डिवाइड कैसे करोगे? HO और NO,
ठीक है, HONO इस तरीके से डिवाइड करोगे और HO को कहाँ रखोगे, R के ऊपर, HO को रख दोगे R के ऊपर और N को रखोगे N के ऊपर और H के साथ रखोगे ऑक्सीजन को जो लास्ट वाला, यानी कि OH को R के साथ रखोगे, N को रखोगे N के साथ, O को रखोगे इसके साथ। अब क्या करना है, अब इन सबको एक साथ ऐड कर दो, यानी कि ROH एक साथ हो गया, NN यानी कि N2 और ये H2O यानी कि वाटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से हो जाएंगी और ये लास्ट में आपका ये प्रोडक्ट, मेनली आपको इससे अल्कोहल बनाना होता है। ठीक है, नाइट्रस एसिड से अल्कोहल बनता है। ये रिएक्शन हमने एक सेकेंड, पिछला जो चैप्टर था यानी कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, वहाँ पर भी आप इस रिएक्शन का यूज़ कर सकते हो, यानी कि एज अ नाइट्रस एसिड से आप अल्कोहल बनवा सकते हो। ठीक है, देन इसके बाद आपका आ जाता है रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिक एसिड, सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ आप इसकी रिएक्शन करवाओगे। ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन जब आप इसके साथ करवाओगे तो यहाँ से क्या हुआ, HCl बाहर हो जाएगा, बाकी सारी ही चीज़ें जुड़ जाएंगी, यानी कि यहाँ से कुछ इस तरीके से HCl बाहर हो जाएगा और ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका क्या, ये जो आपकी इसकी रिएक्शन फिर कंप्लीट हो जाएगी। आपको देखो रिएजेंट भी दिया हुआ है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का। देन इसके बाद आप इसकी रिएक्शन करवाते हो। इसी रिएक्शन को, यानी कि जो ये रिएक्शन है ना, ये जो रिएजेंट है, इस रिएजेंट को हिंसनबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, लॉन्ग टाइम तक कई बार पूछ लेते हैं। देन इसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आप ब्रोमिनेशन पढ़ोगे। ब्रोमिनेशन आपको बताया था, अगर आप यहाँ पर ब्रोमीन की रिएक्शन CS2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करते हो तो ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट देते हैं। ऑर्थो हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है, पैरा हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। और जब आप इसी ब्रोमीन की रिएक्शन वाटर के साथ करवा देते हो तो ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमो कंडीशन बनाता है, 2,4,6 वाली। तो आप यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 2,4,6 वाली कंडीशन बनी हुई है। क्लियर। देन इसके बाद आपका आ जाता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में यह है कि जब आप नाइट्रेशन के रिएक्शन यानी कि HNO3 के साथ नाइट्रेशन है तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे और ये सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, कैसे डिवाइड करोगे बताया था, HO को अलग कर दो और NO2 यानी कि जो प्रोडक्ट बच गया उसको अलग कर दो। ये इस तरीके की कंडीशन बनाएंगे 3, यानी कि ऑर्थो, मेटा और पैरा, तीनों चीज़ें ये बनाएंगे। ठीक है, 288 केल्विन पे। देन इसके बाद है आपका क्या, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में किसी प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल हीट करोगे बन जाएगा, क्योंकि ये खुद ही इतना ज़्यादा मतलब हार्ड है कि इसको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसकी रिएक्शन जब आप इसके साथ करवाते हो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे डिवाइड करोगे, H और O डिवाइड कर दो, बाकी बचा हुआ क्या हो गया, SO3 और H। ठीक है, यहाँ पर मेनली डिवाइड नहीं करा है, सारा ही प्रोडक्ट जो है ऐसा यहाँ पर अटैक करवा दिया है। आप देख रहे हो CH3 यानी कि इसका हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ गया है इसके साथ, और बाकी सारा ही प्रोडक्ट इस तरीके से जुड़ गया है। और बाकी जब नेक्स्ट कंडीशन आई है तब आपको जो है यहाँ पर प्रोडक्ट मिले हैं, वो प्रोडक्ट क्या है, यानी कि SO3H को आपने पैरा पे जॉइंट करा है। देन नेक्स्ट वाले में आपने क्या करा है, SO3 नेगेटिव यानी कि चार्ज को करा है। इसे कहते हैं ज्वेटर आयन। क्या कहते हैं इसे, ज्वेटर आयन कहते हैं, याद रखना कई बार पूछ लेते हैं। देन इसके बाद आपका एक कंसेप्ट आता है डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट मैं आपको नहीं करवाऊंगी, क्यों नहीं करवाऊंगी, क्योंकि 2021 के एग्ज़ाम में HBSC CBSE दोनों ही कंसेप्ट से डाइजोनियम सॉल्ट जो है हटा दिया गया है, यानी कि इसके बाद का सारा ही कंसेप्ट यहाँ से डिलीट कर दिया गया है, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।